तो आज का जो क्लास है वो आपकी कक्षा क्लास है ट्वेल्थ क्लास का इतिहास। अब बहुत ही बढ़िया चैप्टर है विद्रोह और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। ठीक है जी। बहुत मस्त लड़ाई हुई थी, यानी आजादी की सबसे पहली लड़ाई यही थी, जिसे विद्रोह बोलते हैं, पर यह क्रांतिकारी लड़ाई थी। तो इसे समझाते हैं, देखिए। 10 मई, एक पेन दे दीजिए। हाँ जी। कहता है 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ? पैदल सेना कर दिया। अब क्या हुआ? बहुत मजेदार चैप्टर है, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। यानी ठीक है जी। सबसे पहले कहाँ चली? पैदल सेना से। लड़ाई बढ़ गई तो उसमें कौन शामिल हो गए? घुड़सवार सेना। और उसके बाद पूरे इलाके में फैल गई शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, हथियार पे, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। अब सेना भी तुम्हारे पास है, जनता कहती है सेना भी हमारे साथ, और साथ में गोला बारूद भी हमारे पास। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूकना शुरू कर दिया। अब सब कुछ तुम्हारे पास है, तो आओ बेटा, जितने भी अंग्रेज मिलेंगे सबको मार डालो। हालांकि बच्चों को और औरतों को नहीं मारा गया, या फिर उनको नहीं मारा गया जो कहते थे कि हम वापस जा रहे हैं। ठीक है। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह किए जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राम लाइन काट दी गई। फोन लाइन थी ना, सब काट दो। जब संपर्क नहीं साधोगे तो वहां से तो क्या कहते हैं, हेल्प नहीं आएगी, मतलब और मिलिट्री आती। ठीक है। अंधेरा परसते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नवाज पढ़कर और सहरी यानी रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन, यानी वो सहरी अपना खाना खा के उठे थे। उनके फाटक पर ठीक है, उनके फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं। कि भैया, ये कहता भाई क्या झगड़ा है, क्या पंगा है? तो वो कहता है कि हम मेरठ से आए हैं और मेरठ में जितने भी वो थे अंग्रेज थे, हम सबको मार मार के यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है। क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी से लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। अब ये सुअर और गाय की चर्बी का चक्कर क्या है? सुअर और गाय की चर्बी का चक्कर ये होता है कि ये बात फैल गई कि जो नए कारतूस आए हैं उसमें सुअर और गाय की चर्बी से बनाया गया है। अब हिंदू कभी गाय का मीट नहीं लगाएगा और मुसलमान कभी सुअर का चर्बी को अपने मुंह पर नहीं लगाएगा। और वो कारतूस ऐसा था कि उसे पहले मुंह में रख के खींचना पड़ता। उसमें क्या होता है, बारूद निकलेगा, उसको भरो, उसमें से एक लोहे की गोली आएगी, वो उसमें गिरेगी। तो दोनों के लिए क्या था, हिंदू और मुसलमान के लिए बहुत सब हराम था कि हम ये कभी चीज नहीं रखेंगे। ठीक है। तो गाय और सुअर की चर्बी से लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसमें हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में आ गया। ठीक है। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था क्या हो गया, दिल्ली पर आ गया। कहाँ गया? नहीं ना। सबका दमन हो जाएगा। और तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए, दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे,
यानी हमारी जो अगुवाई करे वो कौन करे, ये बादशाह करे। ठीक है। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा ना था। हालांकि वो सहमत नहीं थी, उनको पता था कि भाई हम जीत नहीं पाएंगे अंग्रेजों से, पर अगर सारे भारत में एक साथ लड़ाई चलती है तो वो कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाते। पर लड़ाई समय से पहले चालू हो गई थी, जो डेट रखी थी ना उस डेट से पहले चालू हो गई। इससे क्या हो गया, जल्दी दबाने का उनका मौका मिल गया। उनकी मांग थी, ठीक है, कोई और चारा ना था। इस तरह विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। ठीक है, कि भाई अगर लड़ाई सफल हुई तो भैया कौन संभालेगा देश की भागडोर, कौन, मुगल, तो उसे बोल दिया गया। तो कहता है कि 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ये खबर फैली कि दिल्ली में विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनी और दिल्ली के पश्चिम और कुछ छावनियों पर विद्रोह के स्वर तेज हो गए। लोग और आगे हैं कि हाँ भाई ऐसा हो गया है कि विद्रोही दिल्ली में आ चुके हैं और बहादुर शाह जफर उनको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी उनकी अगुवाई कर रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है। तो हम क्या करेंगे, हम भी साथ देंगे। विद्रोह का ढर्रा। यदि इन विद्रोह को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंची, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। अब पता लगा कि भाई साहब मेरठ में ऐसा पंगा हो गया, दिल्ली में ये बात हो गई है, तो आगरा वाला देता है हम भी करेंगे भाई, वो कहता है हम भी करेंगे। पर धीरे धीरे बात पहुंच रही थी ना, बात पहुंच रही थी एक साथ कि एक दिन ही हमला करेंगे। पर मंगल पांडे की वजह से थोड़ा जल्दी चालू हो गया, थोड़ी गलती दिखा तो वहां पर थी। वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोवेश एक जैसा था। पहला, सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ। अब ये शुरुआत जो किससे होती, देखो ये तो थ्योरी है कि कैसे करा, उसके बाद हम कहाँ गए, उसके पास गए, बहादुर पर गए, ये सब पूरी चैप्टर की वो है छोटा सा। अब आएगा एक एक टॉपिक के बारे में आएगा, जैसे कि कहा था ना शुरुआत पहले कहाँ से हुई थी, सैन्य से, सेना से हुई थी ना। तो कहता देखो पहला टॉपिक, सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ, लड़ाई हुई कैसे। देखिए, सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और सरकारी खजाने को लूटा। उसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राम दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगालों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया और सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। थोड़ी गोरों से संबंधित हर चीज, हर शख्स हमले का निशाना बना। अगर कोई इंसान चाहे हिंदुस्तानी क्यों ना हो, तुम गोरे से संबंधित हो तो तुमको भी लूट लेंगे। अंग्रेज उस टाइम अमीर लोग तो गोरे के पिट्ठू थे बहुत तगड़े, ये ना। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने की, फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी की गई कि आइए और एक साथ मिलके लड़िए, आइए और एक साथ मिलके लड़िए, हम अंग्रेजों को भगा देंगे। विद्रोह में आम लोगों के विद्रोह में आम लोगों के ठीक है जी, विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमले का दायरा फैल गया। आम जनता भी क्या हुई, हम भी लड़ेंगे। आम जनता आ गई, सिपाही आ गए, घोड़सवार आ गए, सब तो आ गए। अब बचा कैसे अंग्रेज, अब वो कैसे करेगा, सेना की मदद से बचाएगा, सेना तो उसमें है ही नहीं पहले से ही, तो बचेगा कैसे बेटा। इसलिए शामिल हो जाने के साथ साथ हमले का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोही के गुस्से का शिकार बनने लगे। साहूकार लोग जो क्या कहते थे, मुंह मांगे देते थे ब्याज, है नहीं। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़न बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे कि ये तो हम पे अत्याचार करते थे और ये तो क्या है, अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, अंग्रेज के साथ देंगे।
ज्यादातर ज्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुई इन छिटपुट विद्रोही ने जल्द ही चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया और शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोह की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। अब हमला हो गया है, जनता मार पीट रही है, कैसे करोगे भाई साहब? जान बचाओ, क्योंकि जहां भी अंग्रेज दिख गया वहीं मार दो। ठीक है, हालांकि क्या बचाया गया था बच्चों को? अंग्रेज अपनी जिंदगी को और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा है, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। कहने को क्या है, भारत में किसका राज था? अंग्रेजों का। पर एक विद्रोह हुआ और सब भागने लगे। उनकी जो शासन था ना, बस बिखर गया पूरा का पूरा। ठीक है, समझ आई बात ये? अब वो कहता है कि 1.2 यानी 1.2 संचार के माध्यम अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह से आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं है कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। यानी हम संपर्क में अच्छे थे, यहाँ से दिल्ली से संपर्क बहुत चल रहा था। जब सातवीं अवध इरेगुलर कैवलरी होती है, क्या होती है? कैवलरी होती है घुड़सवार सेना। ठीक है, सातवीं इरेगुलर कैवलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा था कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए ये फैसला लिया, हम नहीं लगाएंगे इसको मुंह पे इसको। और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लब्बोलू आप कि ये लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात कर दे। बगावत अब जो होगा देखी जाएगी, जनता भी सब आ गई भाई साहब। अब कहता है कि विद्रोही की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोह में एक योजना समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते थे। ये योजना कैसे बनाई गई? ठीक है, बनाई कैसे गई योजना? ये योजनाकार कौन थे जिसने योजना बनाई? कौन था इसका स्ट्रैटेजी की थी? मौजूदा दस्तावेज के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हिरसों की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाही पर था। ठीक है, भारतीय सिपाही पे क्या जिम्मेदारी थी, जहां कैप्टन हियर से तैनात थे, वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दली थी क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके हैं। इसलिए अवध मिलिट्री का कर्ज बनता है कि या तो वे हियरसे को मौत की नींद सुला दें कि भाई हमने तो अपने यहाँ के सारे अंग्रेज मार दिए हैं, अब तुम्हारा काम क्या बनता है, तुम अपने जो तुम्हारा हेड है उसको मार दो। किसको? हियरसे को मौत की सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव फैक्ट्री के हवाले कर दे। मिलिट्री, ठीक है जी, कर दे। तो मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलितें खारिज कर दी, यानी हम तो ना मारेंगे और ना ही उसको देते। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिडेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई गई। यहाँ सिर्फ देसी लोग थे, इंडियन लोग थे। इस विद्रोह की शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि पंचायती राज को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी।
इसका मतलब यह है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी। अब जो सेना थी वहीं की वहीं थी, तो उनकी बेटी वहीं बैठ रही थी, क्योंकि उसे बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे, सभी जाति के थे। हमारा सेना में ठाकुर है, चाहे वो इसका हो कहीं का है, तो ठाकुर साथ देगा देगा। इसलिए इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे थे। ये सिपाही अपने विद्रोह के करता धरता खुद ही थे। अब जो करेंगे हम ही करेंगे, जो होगा देख ही जाएगा। ठीक है जी। तो अगला टॉपिक आता है नेता और अनुयायी। ठीक है। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे, और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। ठीक है। अंग्रेज से पहले खुद ही वो नेता बने हुए थे कि हम नहीं मानते किसी अंग्रेज को, जैसे ये लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। तो नेताओं की भूमिका निभाते थे, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि मेरठ के सिपाहियों ने जो काम सबसे पहले जो काम किए उनके एक यह था कि वे फौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरखास्त की। लेकिन इस विद्रोह पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लग गया। यानी बहादुर शाह जफर ने एकदम हार नहीं करी। उसे पता था मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, उसको तो पेंशन मिलती थी, लाल किले में रहता था कि मैं अब क्या करूंगा, पर उसे क्या मनाना आगे से मनाना पड़ा यार। ठीक है। हम्म। लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लग गया, और बहादुर शाह इस खबर पर भारत भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में आ घुसे, और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं था। ये जी आप देखिए, उस टाइम बहादुर शाह लाल किले में रहते थे। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही पर इस तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर के सिपाही और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। उनको भी कहा आप संभालो। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा, और कुछ ऐसी स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी कि भैया संभालो, देश की बागडोर अब संभालो। ठीक है जी। तो अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दी जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी भी थी। लोग कह रहे भाई हमारे नेता को उसको हटाया था, तो वो भड़के हुए थे। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे ब्रिजेश कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया कि तुम बनो हमारे नेता और हम लड़ाई करेंगे। सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था कि भाई विद्रोह हो गया है, थोड़ा साथ दीजिए, अब सब एक हो रहे हैं। मेरठ के इस आश्चर्य की खबरें आ रही थी कि वह हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था। हाथी पर सवार एक फकीर घूम रहा था वो मेरठ में, क्या वाक मतलब, जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने का अलग जगा रहे थे कि चलो अब इस अंग्रेजों को खत्म कर दें। बहुत बड़ा विद्रोह था ये, बहुत ही बड़ा। पर क्या है ना, बादशाह ने टाइम लगा दिया जवाब देने के लिए। अब इतना तुम समय दोगे तो अंग्रेज लोग क्या करेंगे, अपनी दूसरी फौज लेकर जाएंगे। यही वक्त तो क्या समय खराब होता हमारा तो। और एक टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ, पक्की नीति थी पर टाइम एक फिक्स था, उससे पहले चालू हो गया।
अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाह मन ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के छाव गांव को संगठित किया और छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभालता संभाला हुआ था। ठीक है, ये तो कहानी है, बाद में पढ़ते हैं उसको, शाहमल के बारे में इसको पढ़ते हैं। जितना हो जाए। अब कहता है अफवाहें और भविष्यवाणियां। अब अफवाहें फैलने लगी, भविष्यवाणी होने लगी। क्या? तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाही ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना है कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। राइफल कौन सी थी? वो एनफील्ड राइफल थी। अंग्रेज ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन वे अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैल चुके थे। अंग्रेज समझा रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई सुअर और उसकी चर्बी को नहीं लगाया गया, पर वो नहीं मान रहे थे। वहम तो वहम है भाई साहब। ठीक है, इसलिए इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक सलाखी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर सलाखी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्द ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब ये कौन कहता है? वो जो पानी मांग रहा था। हाँ, कहे पानी नहीं दिया कोई बात नहीं, पर वो साफ क्या कहता है? मत दे, क्योंकि जल्द ही तुम्हारी जाति अब भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। और इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बार ये अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों और तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सकता, और इसने सिपाहियों में गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। सिर्फ एक गुस्से की बात बोल दी, नहीं पिला मत पिला, तुम जो कारतूस इस्तेमाल कर रहे हो तुम्हें तो ये पंगा है भाई। अब ये बात उन्हें ऐसी बोल दी या सबूत था पक्का, क्या पता ऐसा हो ही ना। अंग्रेज समझा रहे ऐसा नहीं है, नहीं माने, पर ये अच्छा हुआ कि उनको एहसास हो गया कि भाई साहब बहुत बड़ा विद्रोह हुआ है, बहुत बड़ा कांड हो जाता, सारे अंग्रेज मार दिए आते। तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी से सरकार ये हिंदुस्तान की पकड़ छीन ली गई थी। अब किसके अंडर में आ गई थी? वो उनकी सरकार के क्वीन के अंडर में आ गई थी। क्वीन एलिजाबेथ के अंडर में पूरा भारत आ गया मेरे को, फिर समझाया गया उनको दिए गए। ठीक है जी। और 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यह अफवाह नहीं थी। यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए ये भयानक साजिश रची है। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इस मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे और गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। लो जी, ये फैला दी कि अंग्रेज ने जो आटा तुम खा रहे हो ना, उसमें गाय और सुअर की चर्बी हड्डियों का पीस के आटा बना के इसमें डाल दिया गया है। शहरों और छावनियों में सिपाही और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया, और चारों तरफ इस तरह आश्चर्य का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को रसोई बना। ठीक है, यहाँ पढ़ता हूँ दोबारा से। सिपाहियों को और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया, और चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को सिपाही बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली।
और ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। अंग्रेज ने समझाया, नहीं है आटे में कोई हड्डी का चूरा और नहीं है कारतूस के अंदर कोई सुअर और गाय की चर्बी। पर पंडित लोग होते थे जो जो बहुत मांस मछली बिल्कुल नहीं खाते थे, उनको तो बात बहुत बुरी लग रही थी। तो वो तो भैया भड़के हुए थे, उनको समझा ही नहीं पाए कि हाँ भी हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है। हम्म। ठीक है। भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे और इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिंझोड़ा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को एक भविष्यवाणी से और बल मिला है कि प्लासी के जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। ठीक है। किसी बड़ी कार्रवाई का आह्वान को इस भविष्यवाणी, हिंदुस्तान भविष्यवाणी की थी जब प्लासी की लड़ाई हुई थी। वो कब हुई थी? 1757 के आसपास हुई। कि भाई आज से 100 साल बाद ये बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। और ये होता भी है, हर साल कोई पंगा होता है, ये हर 100 साल में होता है। इस बार हुआ ना, क्या हुआ? कोरोना। ठीक है जी, ये रह गया बस। ठीक है। बात सिर्फ अफवाह तक सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां बंटने की भी रिपोर्ट आ रही थी। बताते हैं कि चपाती मतलब रोटियां। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश देता था कि एक चपाती और 5 बना के आगे भी दीजिए। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। बताने की कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश देता था और यह सिलसिला यूं ही चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद ना उस समय स्पष्ट था कि ना आज स्पष्ट है। ठीक है। चपाती बांटने का मतलब और मकसद ना उस समय स्पष्ट था और ना आज स्पष्ट था कि वो चपाती क्यों बांटी जा रही थी। लेकिन इससे कोई शक नहीं था कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? ठीक है। इतिहास में अफसरों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाकई में सच थी या नहीं। हमें देखना था कि हमें देखना यह चाहिए है कि जो इन पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में उनसे क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणी उनके भय, उनकी आशंकाओं, उनकी विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती है। अफवाहें तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संतोष की अनुगुंज सुनाई देती है। डरे रहेंगे तो ज्यादा लोग अफवाह फैलाएंगे। जैसे कोरोना फैल गया था, भाई फैल गया तो लोग उस जाते नहीं थे। उस गली में एक को कोरोना मिला है तो उस गली में कोई जाएगा? उस टाइम बड़ा भयंकर रोल था। ठीक है जी। कहता है अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक में से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रहे थे कि भाई यहाँ के लोगों को सुधारने के लिए, समझाने के लिए पश्चिमी वो लेके आइए, शिक्षा लेके आइए। जब लोग पढ़ लिख के समझ जाएंगे तो अपने आप ये कर देंगे, भेदभाव खत्म कर देंगे। जो समझेंगे बात समझेंगे, इस तरह वो लाते थे। ना कि उनका मकसद नहीं था कि हम हिंदुस्तानी को वो कर देंगे। ठीक है जी। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए जिनमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं
के बारे में पढ़ाया जा रहा था। अंग्रेज ने सती प्रथा को खत्म कर दिया। सती प्रथा समझते हो ना? हाँ, 1829 और जो कब खत्म हुआ था? 1829 में खत्म हुआ था, राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। और हिंदू विधवा विवाह की को वैधता, यानी अगर किसी का पति मर जाता है बचपन में, शादी कर दी बचपन में, बच्चा खेलते खेलते पेड़ से गिर गया, मर गया, पता लगा उस तरह लड़की है, वो विधवा हो गई, अब वो पूरी जिंदगी शादी नहीं कर सकती। तो हिंदू विधवा विवाह को वैधता मतलब लीगल कर दिया गया, अब विधवा भी शादी कर सकती है, के लिए कानून बनाए गए। ठीक है जी। अब वो कहता है शासकीय दुर्बलता और दलगता को अवैध घोषित कर देने से, जैसे शासकीय दुर्बलता और दलगता को अवैध घोषित कर देने जैसे वाहनों के जरिए अंग्रेज ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी कब्जे में ले लिया। जैसे ही ऐसी कोई रियासत का या इलाका उनके कब्जे में आ जाता, वहां अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि का विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर दे। अगर मान लो अंग्रेजी के अंडर में कहीं की रियासत आ जाती थी, अब ये इलाका क्या है? हमारा है। अब ये इलाका क्या है? हमारा है। ठीक है जी। तो क्या रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया, और जैसे ही कोई ऐसी रियासत का इलाका उनके कब्जे में आ जाता, वहां अंग्रेज अपने ढंग से शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली यानी टैक्स अपनी व्यवस्था लागू करते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इस पर कार्रवाई का गहरा असर हुआ, और लोगों को पता लगता था कि वे अपने अब तक जिन चीजों की कदर करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राज्य रजवाड़ों को हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो, या भू स्वामित्व लगान अदायगी की प्रणाली हो, इन सब को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज्यादा हृदयहीन, पराई और धर्म दमन कर दी, यानी पक्ष में नहीं थी। हिंदुस्तानी लोग के पक्ष में नहीं थे, और इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था, जो लोग धर्म बदल रहे थे। ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहें रातों रात फैलने लगती थी, और सन 1857 के विद्रोह के आधार का विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा नजदीक से अध्ययन कीजिए। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का बड़ा केंद्र था, यानी शुरुआत यहाँ हुई। ठीक है जी। तो ये क्लास तुम्हारी हो गई। अब पढ़ाएंगे अवध में विद्रोह।